हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। स्वागत है आपका हमारे सिलेक्शन अड्डा चैनल पर। दोस्तों, कल हमने सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता सब अपना अच्छे से समझ लिए थे विद फोटोज। आज हम उससे नेक्स्ट चैप्टर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। कल हमने यहाँ तक देख लिया था, तो उसके आगे का समय हमारा वैदिक काल होता है। ठीक है, चलिए वैदिक काल स्टार्ट करते हैं। वैदिक काल वेदों और आर्यों का युग। ठीक है, चलिए परिचय। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद भारत में जिस नई ग्रामीण संस्कृति का जन्म हुआ था उसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। समझ गए आप कि जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुई, तो भारत में जिस भारत की बात चल रही है, ठीक है, क्योंकि अभी हम इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। फिर जिस नई ग्रामीण संस्कृति का जन्म हुआ उसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। ओके, और इसकी हमें पूरी जानकारी वेदों से प्राप्त होती। ठीक है, तो कहीं क्वेश्चन अगर कोई पूछे कि वैदिक काल की इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, तो वेदों से प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट समझ लिया हमने। सेकंड पॉइंट है आर्यों का आगमन। देखिए, आर्य मतलब कि शब्द क्या है, श्रेष्ठ या कुलीन। इनका मतलब क्या होता है आर्यों का, कि श्रेष्ठ है या कुलीन है। ठीक है, चलिए अब वैदिक काल को ना हम वेदों के आधार पर समझते हैं, क्योंकि यही इसका मुख्य हमारे पास स्रोत है। ठीक है, प्रूफ हमारे पास वही है। तो जो हमारे आर्य थे ना, वो एक साथ नहीं आए थे। देखिए, मैक्स मूलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे। ठीक है, मान लिया भारत आए थे, बट वो एक साथ ना आकर कहीं चरणों में आए थे, कि पहले कुछ आ गए, फिर कुछ आ गए, फिर चरणों में आए। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे चरणों में आए। ठीक है, फिर और सबसे पहले सप्त सिंध प्रदेश मतलब कि पंजाब और हरियाणा में बसे। ठीक है, आ, ठीक ठीक है। तो हम अब इस काल को कैसे पढ़ेंगे। देखिए, काल विभाजन की बात करते हैं हम। वैदिक काल के अध्ययन के लिए दो भागों में बांटा गया। ओके, पहला ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, 1500 से 1000 बीसीई, और ये हमारा 1000 से 600 बीसीई। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस दौरान सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद की रचना हुई थी। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में क्या था, इस दौरान सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की संरचना हुई थी। ओके, इतना समझ में आ गया। अभी हम ओवरव्यू ले रहे हैं, क्योंकि हम अभी नेक्स्ट स्लाइड से हम ऋग्वैदिक काल स्टार्ट करेंगे, तो तब आपके पास इंफॉर्मेशन और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, सब आते रहेंगे। ओके, फिर फोर्थ है हमारा मुख्य आधार, सॉरी। यह पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता थी। ओके, ये पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता थी, और जहां पर ग्राम, लिख लीजिए आप, जहां पर ग्राम सबसे छोटी इकाई थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था। हमने पीछे देखा कि कौन कौन से एक सींग वाला गेंडा हमारे मुख्य पशु बने, है ना, ऐसे कर करके अब हमारा पशुपालन प्रमुख आधार बन गया। ठीक है, आप चेंजेस देख रहे हैं धीरे धीरे कि हमारे पूरा पाषाण काल से अब चेंजेस क्या क्या आने स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही हम जब इसके बाद मौर्य आएंगे, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर, है ना, दक्षिण भारत देखेंगे, फिर मुगल आ जाएंगे, है ना, तो आप चेंजेस देखना। ओके, चलिए ठीक है। आप इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिए, मैं एक बार रिलीज कर देता हूँ, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। आप इसमें फिफ्थ पॉइंट करके एक पॉइंट लिखना कि इस काल में ना हमें, अभी मैंने आपको लास्ट लिखाया था कि नो मनी एविडेंस, है ना, सिंधु हड़प्पा सभ्यता में लिखाया था ना मैंने। तो यहाँ पर भी हमें कोई भी मुद्रा प्रणाली का विकास हमें नहीं दिखाई दिया। बट जो राजा को दिए जाने वाले कर थे ना, उसमें कौन कौन से थे, तो बलि दी जाती थी इस टाइम पर। ठीक है, बलि के अलावा भाग दिया जाता है, जैसे भूमि का भाग दे दिया, शुल्क दे दिया, बट कोई मुद्रा का आदान प्रदान नहीं था। ठीक है, तो वस्तु विनिमय पर आधारित थी। तो आप ये बात याद रखना और लिख भी लेना अपने नोट्स में। ठीक है, बस इतना ही था। अब हम चलते हैं वैदिक काल पर। नहीं सॉरी, तो कुछ फोटोज हैं, एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, प्राचीन भारतीय एंटीना तलवार धातु शिल्प। ठीक है, ये इस टाइप की हमारी वो चलती है तलवार। फिर प्राचीन भारतीय कुल्हाड़ी का ब्लेड, देखिए कुल्हाड़ी का ब्लेड था ये। फिर देखिए, देवनागरी लिपि में ऋग्वेदिक की 19वीं शताब्दी में आरंभिक काल की एक पांडुलिपि। ठीक है, ये एक पांडुलिपि है। ठीक है, फिर कांस्य युग में यम नाया स्टेपी पशुपालक वंश का दो उपमहाद्वीप यूरोप और दक्षिणी एशिया में प्रसार और इंडो आर्य के रूप में उपमहाद्वीप में आगमन। देखिए ये आगमन देख रहे हैं आप, ये हमारा इंडिया हो गया, आर्य भारत आ गए, है ना। ये देखो 1500 ईसा पूर्व की बात चल रही है, फिर 2000 में ईरान, ये
है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं 3300 ईसा पूर्व की है ना। तो आप ये देखिए यहाँ से स्टार्ट 3300 से, फिर ये पश्चिम में जाना स्टार्ट हुए, फिर ये पूरब में भी आए, और फिर ये हमारे भारत की साइड भी आए। ठीक है, इतना ध्यान रखना आप। चलिए, अब हम चलते हैं ऋग्वैदिक काल, समाज और संस्कृति पर। ठीक है, हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल, समाज और संस्कृति। टाइम पीरियड क्या है? 1500 से 1000 BCE। ठीक है, देखिए बीस, कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि BC ये भी बिफोर क्राइस्ट है, बट अब जो हमारी सामान्य भाषा में चलता है वो BCE चलता है। ठीक है, पहले मैंने आपको बताया था BC और AD चलता था, है ना, बट अब हमारा BCE और CE चलता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अब जो सामान्य भाषा की बात कर रहा हूँ, चलिए अब हम बात करते हैं। मैंने आपको सबसे पहले बता दिया कि भारतीय आर्यों के संदर्भ में सबसे प्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है? हमारी ऋग्वैदिक काल से। ठीक है, ऋग्वेद से मिलती है, सॉरी। ठीक है, ऋग्वेद से मिलती है। ये आप लिख भी सकते हैं, ये मैंने आपको लिखा भी दिया है। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा ऋग्वेद के बारे में बात करते हैं। ऋग्वेद में ना 10 मंडल है। चलिए ये भी लिख लीजिए आप। इसमें 10 मंडल है, जिनमें से जिनमें से 2 से 7 तो हैं हमारे प्राचीनतम, ये तो है हमारे ओल्ड। ठीक है, ध्यान रखना। अब बचे कौन से हैं हमारे? प्रथम, 8th, 9th और 10th। ठीक है, इनमें से फर्स्ट और 10th तो है हमारे नए। ठीक है, और ये हमारे दोनों बीच के हुए, मतलब कि ओल्ड और न्यू से मिडल में हुए। ओके, ध्यान रहेगा आपको। चलिए आपको अब मैं थोड़ा सा पहले वो दिखा भी देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इस वजह से मुझे वो जरूरी हो गया वो दिखाने के लिए। वो भी एक बार दिखा देते हैं। चलिए जी, देखिए जो हमारा ऋग्वेद के मंडल है, उनमें से पहला मंडल लिखिए आप अपनी कॉपी में। आप एक टेबल बना लीजिए, जिस साइड, एक साइड आप मंडल लिख लीजिए, मंडल, और सामने लिख लीजिए रचयिता। ठीक है, उसके रचनाकार कौन थे। ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर है हमारा प्रथम मंडल, किसने लिखा है? हमारा कर्ण ने लिखा है। ठीक है, सेकंड लिखिए। सेकंड हमारा लिखा है भार्गव जी ने। ठीक है, ये भी लिख लीजिए। थर्ड हमारा लिखा है विश्वामित्र जी ने। ठीक है, फोर्थ हमारा लिखा है वामदेव ने। ठीक है, फिफ्थ हमारा लिखा है अत्रि ने। सिक्स्थ हमारा लिखा है भारद्वाज जी ने। ठीक है, सातवां हमारा लिखा है वशिष्ठ जी ने। एट्थ हमारा लिखा है कर्ण और अंगिरस ने। और नाइन्थ हमारा लिखा है सोम ने। ठीक है, ये ध्यान रहेगा आपको। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर 10th किसने लिखा था? देखिए वो हमारी किसी एक ऋषि ने नहीं लिखा था, बल्कि विमत जी थे, इंद्र थे, श्रद्धा थी, कामायनी थी, है ना। ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनियों ने लिखा था। और ये भी याद रखना, महर्षि वेद व्यास जी ने इसको संकलित किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रहेगा कि किसी एक लेखक ने नहीं लिखा था 10th। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अब एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर से। राजनीतिक संरचना। समाज कबीलों में बटा था, जिन्हें जन कहा जाता था। ठीक है, कबीले के मुखिया को राजन या राजा कहते थे। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पीसीएस लेवल एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, सभा और समिति राजा पर नियंत्रण रखने वाली लोकतांत्रिक संस्थाएं थी। ठीक है, मतलब कि राजा से ऊपर भी हमारी संस्थाएं थी। ठीक है, तो राजा अपनी मनमानी नहीं कर सकता था। ठीक है, ठीक है, अब आप इसमें एक पॉइंट और ऐड करना। जो हमारे ये कबीले थे, ये हमारे 5 में डिवाइड थे। ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता था? पंच जन। ठीक है, ये ध्यान रहेगा आपको। मैंने आपको बता दिया कबीले के मुखिया को राजन कहते थे। ठीक है, राजा के और कुछ भी नाम थे, जैसे कि कबीले का संरक्षक। ठीक है, पूरा भेत्ता। ठीक है, फिर एक हमारा था गोप्ता जनस्य। ठीक है, ये हमारे जैसे, या एक और नाम था कि नगरों पर विजय प्राप्त करने वाला। ठीक है, ये हमारे बहुत सारे नाम थे उस टाइम के कबीले के मुखिया के लिए। ठीक है, फिर मैंने आपको बता दिया राजा पर नियंत्रण रखने वाली लोकतांत्रिक संस्थाएं भी थी।
ठीक है। आप इसमें राजनीतिक संरचना में एक थर्ड पॉइंट और लिखना कि सभा, समिति और विधत जैसी अनेक परिषदें अस्तित्व में थी। ठीक है, कौन कौन सी थी? सभा, समिति, विधत, ठीक है, जैसी अनेक संस्थाएं अस्तित्व में थी। ठीक है। और जो हमारी राजनीतिक में आप एक फोर्थ पॉइंट और लिखना कि हमारे जो इंद्र भगवान थे, इंद्र जी को इसमें पुरंदर कहा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इंद्र जी को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? पुरंदर। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए अब हम चलते हैं सामाजिक जीवन की साइड। चलिए, ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पर, सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ पर। समाज पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक का मतलब क्या है? जहां पर पुरुषों का प्रभुत्व होता है, मतलब कि पुरुष प्रधान होता है। बट ये भी मत समझना कि पुरुष प्रधान हो गए तो महिलाओं की स्थिति कमजोर थी। महिलाओं की स्थिति भी सम्मानजनक थी। ठीक है, वो हमारी सम्मानजनक धीरे धीरे अब डिक्रीज पे जाएगा। गुप्त काल में, गुप्तोत्तर काल में आप देखना, जब वहां पे आएगा पितृसत्तात्मक और हावी होता चला जाएगा। ठीक है, और महिलाओं की सम्मानजनक स्थिति बिल्कुल खत्म होती चली जाएगी। ठीक है, चलिए, इधर से मैंने आपको बता दिया। फिर फिर इसमें आप लिखिए सेकंड पॉइंट कि जो हमारी स्त्रियां थी वो सभी समिति में भाग ले सकती थी तथा यज्ञों में आहुति भी दे सकती थी। ठीक है, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि यज्ञों में आहुति दे सकती थी और सम्मानजनक स्थिति थी, सभाओं में भाग ले सकती थी, क्योंकि अब आप ऋग्वेद से जब उत्तर वैदिक काल, फिर आप हमारा महाजनपद काल में आएंगे, फिर आप मौर्य काल में आएंगे, मौर्योत्तर काल में आएंगे, तो कैसे महिलाओं की स्थिति, कैसे उन्हें और दबाया जाएगा, वो सब आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको मेंस में लिखने के लिए बहुत आपके पास कंटेंट आ जाता है। ठीक है, इसी वजह से मैं लिखा रहा हूँ। ओके, चलिए, ये मैंने आपको बता दिया कि स्त्रियां हमारे सभा समिति में भाग ले सकती थी और यज्ञों में आहुति भी दे सकती थी। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखिए, विधवा विधवा विवाह का प्रचलन था, बट बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। चलिए, इधर से मैंने आपको सब बता दिया है। और ये तो आपको पता ही होगा कि जो हमारे ऋग्वैदिक कबायली समाज था, उसमें योद्धा, पुरोहित तथा सामान्य जन में विभाग था। ठीक है, किस किस में विभाग था? देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, फोर्थ पॉइंट में आप लिख लीजिए, योद्धा, ठीक है, पुरोहित, और थर्ड हमारा सामान्य, सामान्य जन। ठीक है, इसमें हमारा विभाजित था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल। चलिए, अब हम आते हैं वर्ण व्यवस्था पर। ठीक है, वर्ण व्यवस्था में क्या बोल रहे हैं ये? ऋग्वैदिक काल के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के अनुसार समाज 4 वर्णों में विभाजित था। ठीक है, आपको समझ में आ गया? 4 वर्णों में विभाजित था, लेकिन यह जन्म पर नहीं बल्कि कर्म पर आधारित था। ठीक है, मतलब जैसा आप कर्म करेंगे आप उसमें विभाजित हो जाएंगे। बट आपके जन्मजात, जैसा होता है ना कि आप योद्धा के घर में पैदा हुए तो आप योद्धा होंगे, नहीं, अभी कर्म के आधार पर था। ठीक है, अभी आएगा जब आपके जन्म पर आधारित हो जाएगा। ठीक है, चलिए, महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, वे शिक्षित थी और सभाओं में भाग लेती थी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है सामाजिक जीवन में यहाँ पे। ठीक है, अब आप एक ही लिखिए कि जो हमारा ये तो मैंने आपको बता दिया 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में मिलता है। ठीक है, ठीक है, अब जो हमारी ये शिक्षित महिलाएं थी, इनके कुछ नाम है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण नाम है, आप लिख भी सकते हैं, लोपा मुद्रा, ठीक है, फिर हमारी घोंशा, ठीक है, फिर हमारी अपाला, है ना, ये हमारी प्रसिद्ध महिलाएं हैं। इंद्राणी, ठीक है, विश्व वारा, ठीक है, ये हमारी प्रसिद्ध महिलाएं हैं ऋग्वैदिक काल की। ठीक है, आप ये याद रखना। चलिए आगे चलते हैं, व्यवस्था इकोनॉमी पर। इकोनॉमी में क्या था कि सबसे पहले तो आप ये देखिए, जो आर्य की अर्थव्यवस्था थी ना, उसका मुख्य आधार पशुपालन था। ये आपको पता चल गया। ठीक है, पशुपालन सबसे ज्यादा किस चीज का? घोड़े का। ठीक है, गाय को अगन्या ना मारने योग्य माना जाता था। खेती का स्थान दूसरा था, मतलब कि पहला आपका हो गया पशु पालन और आपका सेकंड हो गया खेती। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। चलिए, ठीक है, इसमें आप अब थर्ड पॉइंट, आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया ना, सेकंड पॉइंट लिखिए आप कि जो हमारे पुरोहित थे ना, जो हमारे सबसे ऊपर कुलीन वर्ग था, उसमें
उनको दान में ना अधिकांश गायें और दासियां ही दी जाती थी। मतलब भूमि अनुदान का तो कोई अभी साक्ष्य हमें नहीं मिला है कि भूमि भी दी जाती थी, ऐसा कुछ नहीं मिला है। इस वजह से हमारे जो पुरोहित समाज था उसमें हमें दान में ज्यादातर गायें और आपको दासियां दी जाती थी। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा। चलिए थर्ड पॉइंट लिखिए कि ऋग्वैदिक काल में भूमि पर जन का सामुदायिक नियंत्रण स्थापित था। मतलब कि जन आपके सर्वोपरि थे, जैसे लोकतांत्रिक। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी पढ़ाया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक तो कोई भी भूमि का साक्ष्य नहीं मिला है कि व्यक्तिगत अधिकार, जैसे हमारा होता है ना कि हमने स्टैम्प पेपर ले ली कि ये हमारे पास घर का बना हुआ है कि ये हमारा घर है। उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था, कोई साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, चलिए फोर्थ पॉइंट लिखिए आपकी आर्य लोग ना, जो हमारी इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, सिंधु घाटी से पहले हमारा त्रांपाषाण काल आया था, उसमें धातु का उपयोग स्टार्ट हो गया था। बट यहाँ पर भी वो धातु को उपयोग तो जानते थे। और जो हमारे तांबा था, तांबा त्रांपाषाण काल वाला तांबा, उसको अयस कहते थे। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, कभी भी छोटे एग्जाम में तो पूछ ही सकता है। ठीक है, ठीक है। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, धर्म और देवता। लोग प्रकृति की पूजा करते थे। ठीक है, लोग हमारे प्रकृति की पूजा करते थे। चलिए, बट इसमें हमें कोई भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले। ठीक है, मंदिर नहीं था यहाँ पे, इस टाइम हमें नहीं दिखाई दिया। ठीक है, इसमें इंद्र जो हमारे पुरंदर भी कहे जाते थे, मैंने आपको पहले भी बताया लास्ट स्लाइड में। तो सबसे प्रमुख देवता, किलों को तोड़ने वाले। ठीक है, इंद्र हमारे सबसे प्रमुख देवता थे। ठीक है, इंद्र पर सर्वाधिक 250 सूक्त है। ठीक है, और इन्हें वर्षा का देवता भी कहा जाता है। इंद्र को हमें हमारे वर्षा का देवता भी कहा जाता है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। सेकंड पे आते हैं हम, अग्नि। अग्नि मनुष्य और इंद्र के बीच की मध्यस्थता का काम करती है। ठीक है, और इनका दूसरा स्थान है, ये सेकंड स्थान है हमारा ऋग्वैदिक काल में। और इनके ऊपर कितने सूक्त है, हमारे 200 सूक्त है। ठीक है, चलिए, और अब हम बात करते हैं थर्ड, वरुण। वरुण को नैतिकता और ऋतु के देवता माना जाता है। ठीक है, चलिए, इस काल में हमारे वरुण को रतस्य गोपा भी कहा गया है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। चलिए, अब मैं आपको कुछ वर्ड बोलूंगा जिसके प्राचीन नाम और आधुनिक नाम बोलूंगा। ठीक है, जो मेन मेन कभी पूछ लेते हैं, तो आप एक टेबल बनाइए ऐसे, एक साइड लिखिए आप प्राचीन नाम। ठीक है, एक साइड लिखिए आप आधुनिक नाम। ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर लिखिए उर्वरा। उर्वरा को क्या कहते थे हम, उपजाऊ भूमि। ठीक है, फिर हमारे सीड, सीड मतलब ये वाला सीड, सीड को हम क्या कहते थे, हल। आधुनिक नाम क्या है इसका, हल। ठीक है, फिर हम लिखते हैं ब्रख। ब्रख को हम आज क्या कहते हैं, बैल। ठीक है, फिर उस टाइम पे सीता, सीता को क्या कहते हैं, हल की बनी नालियां। ठीक है, चलिए, फिर हमारे अवल, अवल को क्या कहते हैं, कूप। कूप मतलब कुआं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट लिखिए आप, एक लिखिए आप कुसीद। कुसीद, कुसीद को क्या कहते हैं, रण लेने या बलि देने की प्रथा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर एक लिखिए आप अनस। अनस को क्या कहते हैं, आज के टाइम पर बैल गाड़ी। ठीक है, ये आपके हो गए। फिर सेनानी को हमारे सेनापति कहते थे। सूत को राजा का सारथी कहते थे। फिर ग्रामीणी को गांव का मुखिया कहते थे। फिर हमारे पाला गल को विदूषक कहते थे। पुरोहित को धार्मिक कृत्य करने वाला कहते थे, जो सबसे ऊंचा पुरोहित माना जाता। फिर हमारे युवराज को राजकुमार कहते थे। ठीक है, ये कुछ टर्म्स थी जो ऋग्वैदिक काल में यूज हुई है, कभी आपसे कोई पूछ ले तो आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, चलिए, अब हम चलते हैं उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल, लोहे की खोज और साम्राज्य विस्तार। क्योंकि आप इसके बाद जस्ट देखेंगे हमारे बुद्ध काल वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, उनके साथ साथ हमारे महाजनपद काल चल रहे हैं। ठीक है, वो पढ़ाना तो मुझे एक स्लाइड में एक ही पड़ेगा, क्योंकि मैं साइड बाय साइड तो पढ़ा नहीं सकता हूँ कि ये भी चल रहा है वो भी चल रहा है, बट मैं आपको समझाता चल रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारे उत्तर वैदिक काल पे आ गए हम। उत्तर वैदिक काल के बाद हम आएंगे छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जो हमारे धार्मिक आंदोलन हुए हैं उसमें हमारे 60+ हमारे जैसे बुद्ध काल हो गए। ठीक है, तो उनके साथ साथ हमारे महाजनपद काल चल रहे हैं। फिर हमारा साथ साथ आर्यों का आक्रमण चल रहा है। आर्यों के सॉरी सॉरी, आर्यों का नहीं, सिकंदर का आक्रमण आ रहा है।
ठीक है, फिर हमारे एकदम से मौर्य साम्राज्य आ जाता है। मगध मगध हमारा शक्तिशाली उभर के आता है, फिर वहां से मौर्य साम्राज्य उसके अधीन हो जाता है ना, वो सब साथ साथ चल रहा है। तो इसके बाद जस्ट आपको अब बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए इसके पहले पॉइंट में चलते हैं हम। देखिए मैंने आपको बताया था उत्तर वैदिक काल की हमें जानकारी कहाँ से मिली थी हमारी, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, मैंने तीन बताए थे, और आप तीन चार और लिख लीजिए। जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ थे, आरण्य और उपनिषद से भी प्राप्त होती है उत्तर वैदिक काल की इंफॉर्मेशन। ठीक है, संबंधित जानकारी हमारे इससे मिलती है। ठीक है, जो हमारे इस टाइम के आर्यजन थे ना, वो अब पंजाब से आगे, पंजाब से आगे हमारे गंगा यमुना दोआब के अंतर्गत संपूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैल गए थे। अभी तक हमारे ऋग्वैदिक काल में क्या था कि अभी वो सिर्फ पंजाब के इलाके में थे, पंजाब हरियाणा में, बट अब वो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश साइड भी आ गए थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर जो हमारे उत्तर वैदिक काल के अंत तक आर्य कौशल विधेय अंग से भी परिचित हो गए थे। ये क्या है, ये हमारे महाजनपद, महाजनपद के 16 में से तीन है। ठीक है, ये भी अभी आएंगे, तो आपको मैंने एक इन्फॉर्मेशन दे दी कि यहाँ पर हमारे परिचित हो गए थे, क्योंकि चलो मैं आपको एक ये दिखा देता हूँ, एक मैप दिखाता हूँ मैं आपको, आपको शायद थोड़ा सा समझ में आ जाए। देखिए, ये हमारे महाजनपद काल का एक मैप है। ठीक है, अभी तक हम क्या बात कर रहे थे, यहाँ यहाँ तक आ गए थे हमारे पंजाब हरियाणा साइड आ गए थे हमारे आर्याज, और अब वो हमारे उत्तर प्रदेश साइड भी आ गए थे, मतलब ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश साइड। ठीक है, तो यहाँ से वो किस किस से परिचित हो गए थे, कौशल विधे और अंग से परिचित हो चुके थे। ठीक है, ये हमारे महाजनपद काल थे। ठीक है, उनमें से तीन थे। ओके, चलिए वापस आ जाते हैं अब हम। चलिए फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम, लोहे का आविष्कार। लगभग 1000 ईसा पूर्व में अंतररंजी खेड़ा यूपी से लोहे के साक्ष्य मिले। ठीक है, लोहे के कारण घने जंगलों को काटना, खेती करना आसान हो गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रहेगा। चलिए सेकंड पे आते हैं हम, राजनीतिक बदलाव। देखिए, अब इस उत्तर वैदिक काल में पहली बार राजत्व की अवधारणा आ चुकी थी। ठीक है, और जो हमारी सभा थी, समिति थी, जैसे परिषदें अधिकार विहीन हो गई थी। मतलब कि अब जो हमारा राजा था उसकी शक्तियां बहुत बढ़ गई थी। पहले क्या था कि उसके ऊपर हमारी संस्थाएं थी, बट अब वो खत्म हो गई थी। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, राजा की शक्ति बढ़ गई, और जो हमारा पद वंशानुगत नहीं था, है ना, बट अब वो वंशानुगत हो गया था। ठीक है, हमारा जन सबसे बड़ा होता था कबीला, बट अब वो उससे भी बड़े जनपद के नाम से कहलाना स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और राजा की शक्ति बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी, इतना बढ़ गई थी कि अपनी शक्ति के द्वारा वो अब कर भी वसूलने लगा था। ठीक है, ये आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि कर कब से वसूलना स्टार्ट हुआ था, तो वो उत्तर वैदिक काल में राजा के द्वारा स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, याद ध्यान रखना। ठीक है, इस काल में अब हमारे अश्वमेघ और राजसूय यज्ञ, राजा अपनी शक्ति दिखाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ कराने लगा था। ठीक है, अपनी शक्ति को बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए कि मैं इतना बलवान हूं और मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ, उस टाइप का दिखाने के लिए अश्वमेघ, राजसूय, वाजपेयी यज्ञ होने लगे थे। ठीक है, बट और जो इन सबको कराने का और उसमें जो भी आपके संग्रहण और संचालन के लिए क्या किस नाम से था हमारा, संग्रहित्र नामक अधिकारी। ठीक है, इसके लिए हमारा एक अधिकारी होता था। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब हम चलते हैं आगे, सामाजिक जीवन की बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में, कि उस टाइम समाज अब कैसे चल रहा था। अब मैंने आपको बताया कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा समाज है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में चार में विभक्त हो जाएगा। ठीक है, वो हमारा उत्तर वैदिक काल में स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब हमारा जो उत्तर वैदिकालीन समाज है, वो हमारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में चार वर्णों में विभक्त हो चुका था। ठीक है, चलिए इतना ध्यान रखना। अब आप फिर हम पढ़ते हैं वर्ण व्यवस्था। अब कर्म, पहले कर्म था हमारा ऋग्वैदिक काल में, आप चेंजेस देख रहे हैं, कर्म से अब हमारा आ गया जन्म जात पर, वंशानुगत हो गया। ठीक है, आधिकारिक हो गया। समाज में इसका मतलब क्या है,
कि अगर कोई भी व्यक्ति क्षत्रिय के घर पैदा हुआ है तो वो क्षत्रिय ही काम वो वाला काम ही करेगा। ठीक है, तो अब जन्म पर आधारित हो गया था। समाज में ब्राह्मणों और क्षत्रियों का वर्चस्व बहुत ज्यादा बढ़ गया था और महिलाओं की स्थिति में आपका तुलनात्मक रूप से गिरावट आई थी। जो हमारा ऋग्वैदिक काल था उससे उत्तर वैदिक काल में अब हमारा गिरावट आनी स्टार्ट हुई। अब आप गिरावट देखना। ठीक है, अब हम इसके बाद महाजनपदों में देखेंगे, फिर हम मौर्य में देखेंगे, मौर्योत्तर में देखेंगे, बहुत ज्यादा गिरावट आनी स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, चलिए। ठीक है, इसमें आप अब सेकंड पॉइंट लिखिए सामाजिक संरचना में कि इस काल में गोत्र प्रथा प्रतिष्ठित हुई थी। मतलब कि जो हमारे गोत्र में विवाह होते हैं ना वो निषिद्ध किया गया। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर निषिद्ध का क्या मतलब होता है? निषिद्ध का मतलब होता है मना करना, मतलब कि एक गोत्र में अब विवाह नहीं हो सकता था। ठीक है, चलिए। ठीक है, इसमें अब आप थर्ड पॉइंट लिखिए कि जो हमारा आश्रम व्यवस्था होती थी ना, आश्रम व्यवस्था अब स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना आप। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखा दिए हैं और आपके समझ में भी आ गए होंगे। ठीक है, चलिए। अब हम चलते हैं इनके अर्थव्यवस्था पर कि उत्तर वैदिक काल में हमारी अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी। पशुपालन की जगह, अभी तक पशुपालन देख रहे थे हम, है ना? पूरा पाषाण काल में भी और मध्य में भी, फिर हमारे त्राम में भी देखा हमने, सिंधु घाटी में भी देखा, है ना? बट अब वो पशुपालन की जगह अब हमारा मैंने आपको बताया फर्स्ट नंबर पे अभी हमारा पशुपालन चल रहा था, सेकंड हमारा कृषि चल रहा था, बट अब वो कृषि मुख्य व्यवसाय बन गया। ठीक है, कृषि आपका फर्स्ट पर आ गया। ठीक है, लोग अब एक जगह स्थायी रूप से बसने लगे थे। मतलब कि अब उन्होंने एक, ये देखिए आप फोटो में भी देख सकते हैं कि लोग अब एक स्थायी जीवन जीने लगे थे, कि वहीं पे रहते थे, वहीं पे खेती करते थे, वहीं पे ही अपने सारे डेली यूज के काम करते थे, वहीं रहकर कोई भी ऋतु चल रही हो वो अपना चेंजेस नहीं करते थे। ठीक है, ठीक है। अब आप पशु सॉरी इकोनॉमी में आप सेकंड पॉइंट लिखिए। मैं एक बार इरेज कर देता हूँ। देखिए, अब आप अर्थव्यवस्था में अपना एक सेकंड पॉइंट लिखिए। जो हमारे वैदिक काल के लोग थे ना वो जौ के साथ साथ गेहूं और चावल भी उगाने लगे थे, जैसे कि हमने पहले भी देखा था। ठीक है, बट अब इसमें चावल को क्या कहते थे? ब्रीही। ठीक है, चावल को अब हम ब्रीही कहा जाता था। ओके, चलिए। अब एक आप थर्ड पॉइंट लिखिए। इसमें निष्क, पाद और आपका कृष्णल। ठीक है, इसको हम क्या कहते थे? ये हमारी ना माप की इकाइयां थी, माप तोलने की। ठीक है, आपने सिंधु घाटी सभ्यता में देखा होगा कि हमारे 16 के गुणक में थे, 16, 32, 64, है ना? वो मापने की इकाइयां थी। ऐसे ही हमारे यहाँ पर मापने की भिन्न भिन्न इकाइयां किस किस नाम से आ गई थी? निष्क, शतमान भी थी, पाद हो गया और कृष्णनद हो गया। ठीक है, चलिए। अब हम थोड़ा सा धार्मिक के बारे में बात करते हैं, धर्म समाज के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मंदिर का भी कोई साक्ष्य नहीं मिला था ऋग्वैदिक काल में भी, और ऐसा ही अभी भी हमें मंदिर के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं एक पॉइंट कि आप सामाजिक जीवन में लिख सकते हैं कि यहाँ पर अभी हमें कोई भी, या आप अलग से फिफ्थ पॉइंट करके धार्मिक लिख सकते हैं, धार्मिक। ठीक है, धार्मिक जीवन, उसमें आप फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि वहां पर अभी भी हमें मंदिर के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा आपको। चलिए, सेकंड पॉइंट लिख। जो हमारे इंद्र थे, है ना, इंद्र का अब महत्व घट गया था और हमारे प्रजापति, प्रजापति प्रमुख देवता के रूप में प्रतिष्ठित हुए। ठीक है, पशुओं के देवता के रूप में रुद्र, पशु, ये आपका अब सेकंड पॉइंट है, पशुओं के देवता के रूप में रुद्र ने महत्ता प्राप्त की। ठीक है, ये ध्यान रहेगा आपको। आपके सेकंड पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा कि जो हमारे इंद्र भगवान थे उनका महत्व घट गया था उत्तर वैदिक काल में, और जो हमारे ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता माने जाते थे, बट उत्तर वैदिक काल में उनका महत्व घटा और प्रजापति मुख्य देवता के रूप में प्रतिष्ठित हुए। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपका क्या हुआ? पशुओं के देवता के रूप में रुद्र ने महत्ता प्राप्त की। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा। चलिए, अब आप लिखिए थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में आप अब एक टेबल बना लीजिए। ठीक है, इसमें एक साइड लिखिए आप दर्शन और यहाँ पे लिखिए प्रतिपादक। ठीक है, हम क्योंकि उत्तर वैदिक काल के प्रमुख दर्शन देख रहे हैं। ठीक है, इसमें आप पहला लिखिए चारवाक। ठीक है, प्रतिपादन किसने किया? चारवाक ने किया। ओके, सेकंड लिखिए आप साक्ष्य। ठीक है, साक्ष्य के प्रतिपादक कौन थे? ये आप सभी को पता होना चाहिए, कपिल। ठीक है, और हाँ, ये आपको अच्छे से आपको पता होगा कि
आपके जीएस में जीएस 4 का कौन सा सब्जेक्ट है आपका? एथिक्स, है ना? एथिक्स में ये सब चीजें पढ़ाई जाती हैं। कभी हमें पढ़ाने का मौका मिलेगा तो आप वहां से पढ़ सकते हैं, वरना आप दृष्टि आईएएस के जो हमारे सर हैं, विकास देवी कीर्ति सर, उनकी क्लासेस आपको मिल जाएंगी एथिक्स की। उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है दर्शन शास्त्र, तो आप वहां पे भी देख सकते हैं। उन्होंने हर रिकैप दिया हुआ है हर सब चीज का। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर लिखिए आप। अभी हमने किस किसका लिख लिया? चार्वाक लिख लिया और हमने साख्य लिख लिया। थर्ड पॉइंटर में लिखिए आप योग। ठीक है, योग किसका है? हमारा पतंजलि का। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर में लिखिए आप न्याय। न्याय किसका था? गौतम का। ठीक है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। फिर आप लिखिए मीमांसा। मीमांसा हमारी दो थी, एक हमारी पूर्व थी, एक हमारी उत्तर थी। तो पहले आप लिखिए पूर्व मीमांसा, वो किसकी थी? जैमिनी की। ठीक है, फिर आप लिखिए उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा किसकी थी? बाद रायण की। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। बस इतना ही आप ध्यान रखिए, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आज के लिए आज हमने पूरा फिनिश कर दिया है अपना ऋग वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल हमने पूरा समाप्त कर दिया है। उत्तर वैदिक काल भी देख लिया है हमने। ठीक है, कल हम देखेंगे अब धार्मिक क्रांति। ठीक है, जो हमारी 6th सेंचुरी में हो रही थी, साथ साथ चल रही थी। इस बारे में अब हम कल देखते हैं, थोड़ा सा जैन धर्म देखते हैं कल हम। जैन धर्म खत्म कर देंगे कल हम। ठीक है, फिर हम परसों बुध काल देख लेंगे। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताइए कैसी आपको वीडियोस लग रही हैं। कुछ मुझे चेंजेस करने होंगे तो मैं वो भी चेंजेस करने को तैयार हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं भी यहाँ पे नया हूँ, और कहीं इंफॉर्मेशन अगर मैं कहीं गलत भी दे देता हूँ तो आप बता दीजिए, हम उसको ठीक करने का पूरा प्रयास करेंगे। बट मैं पूरा ट्राई करता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी सही ही दी जाए, जितना मैंने पढ़ा हुआ है, जितना बुक्स में है। तो बहुत अच्छे से मैंने आपके लिए कंटेंट तैयार किया है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।